अगर आपसे कहा जाए कि आप हमारे यहाँ पर आइए और मजदूरी कीजिए, आपको 2 वक्त की रोटी मिलेगी, क्या ऐसा संभव है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो हमारा सामान है, अगर हम दुकान है हमारी, हम अपना सामान बेच रहे हैं, हम अपनी मुंह मांगी कीमत पर देंगे। अगर कोई चीज़ हम 2 रुपये का हमारा मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है, वही चीज़ हम आपको 10 रुपये में देंगे, तो क्या आप ले पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। तो आज इन्हीं कुछ एक मुद्दों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा पॉइंट है, हमारा जो टॉपिक है आज है हमारा श्रम एवं औद्योगिक विधि, यानी कि लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। तो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो औद्योगिक विधायन है उसका क्रमिक विकास का वर्णन करेंगे आज हम। या ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है कि भारतवर्ष में औद्योगिक विधायन की ऐतिहासिक प्रगति का वर्णन करना है। तो आज की जो वीडियो है हमारी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ की पार्ट 1 वीडियो है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में औद्योगिक विधायन का जो क्रमिक विकास है। दोस्तों, जैसे कि वर्तमान वातावरण में व्यवस्था है, जागृति है, और आप सौदेबाजी कर सकते हैं। आज की जो दशाएं हैं वो बिल्कुल विभिन्न हैं। आज आप स्वतंत्र हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक जो व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था थी कि मजदूर और स्वामी की व्यवस्था थी। जो स्वामी है मजदूरों से उस तरीके का जो काम कराता था, वो अपनी मर्जी से कार्य कराता था और अपनी मर्जी से उनको मजदूरी दिया करता था। तो उनके बीच में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा 1914 से 1919 तक चला। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में चीज़ों में धीरे धीरे वृद्धि हुई। कर्मकारों की ज़रूरत पड़ी, प्लानर्स की ज़रूरत पड़ी, नियोजकों की ज़रूरत पड़ी, और धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्रों में एक तरीके से क्रांति आने लगी और आवश्यकता बढ़ने लगी। तो इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वीडियो है ये इसमें औद्योगिक क्रांति की जो लहर दौड़ गई है, और जैसे कि भारत में प्राचीन काल से ही श्रमिकों का और मजदूरों का जो शोषण होता हुआ आया है, इन्हीं शोषण को दूर करने के लिए, यानी कि जो इंडस्ट्री है और जो नियम है, जो लॉज हैं, जो गवर्नमेंट है, हमारे जो आज का शोषित मजदूर है उसके हक में गवर्नमेंट के क्या एक्शंस हैं, कौन कौन से एक्शंस गवर्नमेंट ले सकती है, और कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो एक मजदूर के हक में है। और आज आपको नीति निर्देशक तत्व आपको प्राप्त है, श्रम अधिनियम आपको प्राप्त है, श्रम कानून आपको प्राप्त है। आज बहुत सारी सुविधाओं से आज आप लैस हैं, जबकि पहले प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में केवल दास और मालिक का एक रिश्ता हुआ करता था। तो अगर हम औद्योगिक जो विधायन के विकास की क्रमबद्ध बात करते हैं, हमारे 3 भागों में हमने इसको बांटा है। पहला भाग है हमारा आरंभिक काल, जो हमारा 1850 से 1918 तक चलता है। दूसरा भाग है हमारा प्रगति काल, जो हमारा 1918 से लेकर के 1945 तक चलता है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक चलता है। और तीसरा हमारा होता है प्रौढ़ता और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय से लेके आज तक का, यानी कि मैच्योरिटी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो दोस्तों, ये हमने इनको 3 भागों में कैटेगराइज किया है, और अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। जो औद्योगिक विधायन के विकास के 3 भाग थे, जैसे आरंभिक काल था, प्रगति काल था, प्रौढ़ता और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय का काल था। उसमें सबसे पहले मैं बता दूं, पहले एक एक्ट पास किया गया, इंडियन फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1885, यानी कि भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 पारित किया गया। इस एक्ट के दौरान क्या था कि जो मतलब इस एक्ट में जो मजदूर थे उनके परिवारजनों को अगर कोई समस्या होती थी तो उस समस्या के निवारण के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये 1855 में इसको लागू किया गया था। मान लो अगर किसी की दुर्घटना हो जाती थी, जो मृतक आश्रित हुआ करते थे, उनको सुविधा स्वरूप कुछ धनराशि उनको दे दिए जाती थी। ठीक है, उसके बाद फिर एक नया एक्ट आया, वर्कमैन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1886। हालांकि ये जो एक्ट था वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्ट जो है मजदूरों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई मजदूर संविदा भंग करता था, अगर कोई भी मजदूर था जो संविदा को भंग करता था, तो उसको दंडित किया जाता था। फिर इस जो एक्ट था इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक नया एक्ट पारित किया गया, जिसका नाम था एम्प्लॉइज एंड वर्कमैन्स यानी कि डिस्प्यूट्स एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1886।
1887, ठीक है। तो जो 1887 का जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये इसमें जो डिस्प्यूट्स होते थे इंडस्ट्री और एम्प्लॉइज के बीच में, जो डिस्प्यूट होते थे उनको शॉर्ट आउट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, ठीक है मित्रों। अब उसके बाद जो इसमें कमियां थी उसको दूर करने के लिए फिर एक और एक्ट आया, फैक्ट्री एक्ट 1890, 1890 का जो फैक्ट्री एक्ट था, इसके अंतर्गत जो है, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री उस स्थान को कहा जाता था जहां पर मतलब 100 से ज्यादा लोग एक साथ काम करते थे, उसको हम फैक्ट्री कहते थे, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो मंथली, जो महीने में मतलब जो 4 दिन का अवकाश इसमें प्रदान किया जाता था, ठीक है। और इसी के तहत ये निर्धारित किया गया कि जो जैसे महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनका नियोजन किया जाए, है ना, मतलब जो उनका नियोजन है, मतलब महिलाओं और बच्चे हैं उनसे काम करवाने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया इसके दौरान। और इसी में तय किया गया जो काम करने का जो समय था मजदूरों का, वो निर्धारित किया गया, ठीक है। तो ये था हमारा आरंभिक काल। हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे 1901 का था भारतीय खान अधिनियम, जो भारतीय खान यानी कि माइनिंग जो कमेटी थी, उसने एक निर्णय दिया कि भाई जैसे इसमें बच्चों को या महिलाओं को कोई खास सुविधा नहीं थी, जैसे उनके पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था या शौचालय की व्यवस्था या जो अमेनिटीज थी या और चीज़ें थी वो नहीं थी। तो सन 1901 के माइनिंग एक्ट द्वारा या माइनिंग कमेटी द्वारा ये सारी चीज़ें मुहैया कराई गई और काम करने का जो समय था उसको भी निर्धारित किया गया, ठीक है मित्रों। अब बात करेंगे प्रगति काल के बारे में। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों में एक कंपटीशन हुआ जो इंडस्ट्री को लेकर था और देश विदेश में एक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ और इसी में कुछ एक्ट पारित हुए जो मजदूरों की ओर से अधिकतम सुविधा और उनकी दशा में सुधार को लेकर, मांगों को लेकर हड़तालें शुरू हुई। यानी कि परिणाम ये हुआ कि जो अधिनियम बनाए गए थे उनमें एक और अधिनियम को ऐड किया गया, ठीक है। जैसे ये था हमारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इस अधिनियम के तहत जो मजदूर हैं उनकी दशा में और दिशा में सुधारात्मक कार्यवाही की गई और उसके बाद कुछ जो कमियां थी 1923 की, या जो शिपिंग एक्ट था वो 1926 का, उसमें उन सारी कमियों को दूर करने के लिए एक ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया, जिसमें ट्रेड यूनियन का मतलब होता है व्यापारिक संघ अधिनियम 1926। तो जो व्यापारिक संघ अधिनियम 1926 था, इसमें जो मजदूर और श्रमिक जो संगठन थे उनका विकास हुआ, संगठनों का विकास हुआ और 1926 के इस एक्ट के द्वारा ही जैसे लेबर कोर्ट्स की स्थापना हुई है और ताकि अगर किसी मजदूर, किसी लेबर की कोई कंप्लेन है, अगर उसको नहीं सुना जा रहा है तो वो अपने राइट्स को लेकर के कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। और इसी के बाद ये तय किया गया कि जो ट्रेड यूनियन है वो अपने फंड को सिक्योर कर सकती है, जैसे जनरल फंड थे और पॉलिटिकल फंड थे, दोनों तरह के जो फंड है, साधारण निधि या राजनीतिक निधि, उनको रखने का इनको अधिकार प्राप्त किया गया। उसके बाद इंडियन रेलवेज एक्ट 1930 पारित होता है। पारित क्या, ये इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 था जो संशोधित हुआ 1930 में, ठीक है। तो 1930 के इस संशोधन द्वारा, भारतीय रेलवे अधिनियम 1930 के संशोधन द्वारा जो मजदूरों की जो उम्र थी वो 14 वर्ष निर्धारित की गई। जैसे जो समुद्र तल से नीचे काम करने वाले लोग हैं तो उनकी जो आयु है कम से कम न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई और इसी के साथ वहाँ पर काम करने के लिए उनको शारीरिक दक्षता यानी कि मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र देना अनिवार्य हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा जो है प्रगति काल, ठीक है। अब है हमारा प्रौढ़ता और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का, यानी कि 1946 से जो आज तक का समय है उसकी बात करते हैं अब हम, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से 1945 तक चला
सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में लोगों में चेतना जागी और उसके बाद देश में आज़ादी का नारा गूंजने लगा। तो अब धीरे धीरे लोगों को अपने अधिकार प्राप्त होने लगे। कौन से अधिकार? जैसे समान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्राप्त होने लगा और नीति निर्देशक तत्व बीपीएसपी उनको मिलने लगे। तो ये हमारा एक तरीके से क्रांति आ गई, जो औद्योगिक क्रांति है वो आ गई और कंपटीशन प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी अब तक। तो आज तक जो चरम पर पहुंच गई थी, अब कैसे कैसे निर्माण हुआ, हमारे जो रूल्स थे, हमारे जो विधायन थे, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, सन 1929 में एक नियम बनाया गया था, एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, इसको हम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट बोलते हैं, जो सन 1929 में बनाया गया था। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कोड 1909 पर आधारित था। किस पर आधारित था? ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कोड 1909, इस पर डिपेंड था, जो वर्तमान में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 बना। यानी कि सन 1929 में जो बनाया गया था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, उस ही का स्थान लिया है औद्योगिक विवाद अधिनियम ने 1947 में। हालांकि 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो लागू किए थे, उनको 1 अक्टूबर 1946 को, ध्यान दें, 1 अक्टूबर 1946 को समाप्त होने वाला था वो, उसको 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया और 28 अक्टूबर 1946 को औद्योगिक विवाद बिल केंद्रीय विधानसभा में पेश किया गया और मार्च 1947 को पारित हुआ। जो ये बिल था औद्योगिक विवाद बिल, मार्च 1947 को पारित हुआ। हालांकि 1 अप्रैल 1947 से ये श्रम कानून के रूप में पूरे भारत में लागू है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है ये कि जो श्रम कानून अधिनियम है, जो श्रम कानून है, पूरे भारत में किस तिथि से लागू है? तो 1 अप्रैल 1947 से ऑल ओवर द इंडिया ये हमारा एप्लीकेबल है। ठीक है, आशा करता हूँ ये दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे।